नहीं थैंक यू थैंक यू। इसको मत देना कर। मेरे पास पेन नहीं था सही में, इसको ले लिया था। हमने मेरे को बार में इसको दे दिया, वो अक्सर लाया नहीं। चलो किसी ने मैग्नीट्यूड निकाला था? नहीं निकाला। कौन निकालेगा? आप मैं नहीं निकालूंगी, निकालो अभी, जल्दी निकालो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ex की, ey की, ez की मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा जल्दी। निकालो जल्दी निकालो। I don't know. क्या 29 से ना? तुम्हारी शायद 1 से हो जाए या शायद 4 से हो जाए। अरे 2 हो गया शुरू करें। चल निकालो मैग्नीट्यूड। शट अप। ex की वैल्यू कितनी आई थी? ex की वैल्यू कितनी आई थी ये बता दो। cos थीटा sin थीटा वन r क्यूब स्क्वायर प्लस 0 प्लस ठीक है। तो अब देखो केपी को cos स्क्वायर थीटा है ना, हाँ ये हो जाएगा cos की पावर 4 एक मिनट। दो मिनट बताना है कैसे हुआ है या देखो इस टर्म में और इस टर्म में 9 cos स्क्वायर थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रहेगा, वो 1 हो जाएगा। फिर 9 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये -6 है तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तुम्हारा हो गया था वो कल वाला, दिखाओ लाओ। अरे नहीं, जो कल तुम कह रहे थे 12th वाला डेरिवेशन हो गया, आओ दिखाओ। व्हाट अ जीनियस, सीरियसली
क्या दिखाओ? मैं यही कह रही थी थीटा वाली टर्म नहीं आएगी। कहाँ आई? क्या? निकाल के लाते तो मैं मानती कि आ गया होता। इसका मतलब क्या है? आधे रास्ते गए, आधे रास्ते तो डेस्टिनेशन पे लिखे। हमको तो ई वेक्टर निकालना था। ई वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। हम पार्किंग में पंखे पास से होते हैं, तब हो जाता है। मैं सुनने में आया तो भरपूर बता के गए। कल क्या? कल से इट्स गुड। नो राइट, इट्स नॉट गुड। इट्स द सोर्स ऑफ इंटरव्यू विदाउट क्रैकर्स नो इंटरव्यू। सात दिन बाद वापस? आज 7 दिन के रिमांड में। अच्छा, क्या तो मैं गलत जगह पे हूँ क्या? दिख रहा है ना सबको? राजस्थान का राज्यपाल कौन है? राजस्थान अरे अरे नहीं, जीके की क्लास में चल रही अब देखो तुम्हारा v कितना आया था? kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आया था। kp cos थीटा अपॉन, घर वालों से परेशान होगा। हो गया ना सबका? मैग्नीट्यूड आ गया? ठीक है, देखो इसका मतलब देखो क्या हो गया, दैट इज E is proportional to, sorry, inversely proportional to the cube of R, और V किसके प्रोपोर्शनल आया था? kp cos थीटा पर r स्क्वायर आया था। V प्रोपोर्शनल था, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r स्क्वायर के। ठीक है, कौन सा? वही हम बोल रहे थे। मैंने यही चीज बोली थी तुमसे कि तुम जो खुद निकाल रहे हो ना, उससे तुम केवल और केवल एक्सिस पे या परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकाल सकते हो। यही चीज बोली थी मैंने कि नहीं बोली थी कल? मैंने बोला था अगर तुमसे ये पूछा जाए किसी और थीटा एंगल पे निकालो तो आप नहीं निकाल पाओगे उससे। यही बोला था ना मैंने, उसका मतलब वही हो गया। ठीक है, तो वहां पे तुमको, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 12th में स्टैंडर्ड नहीं था ना, अलग अलग निकाला हुआ था यहाँ पे। चलो अब इसमें लिखो, नंबर 1 पॉइंट लिखो, फॉर अ पॉइंट situated on the axis of the dipole, for a point situated on the axis of the dipole, axis of the dipole, थीटा कितना हो जाएगा?
0 हो जाएगा, दैट इज थीटा कितना हो जाएगा 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 0 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1। तो ई एक्स तो हो जाएगा कितना, देखो ई एक्स कितना था तुम्हारा 3 kp cos थीटा, साइन थीटा भी आ रहा था तो 0, ई वाई 0 और ई जेड कितना आ जाएगा 2 kp अपॉन आर क्यूब। देखो cos स्क्वायर थीटा है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, क्या क्या कह रहे हो? अरे ये ई एक्स था ना हमारा, ये ई वाई था, ये ई जेड था, तो ई जेड में cos थीटा जब 0 रखेंगे तो 3 - 1 2 kp अपन आर क्यूब हो जाएगा ना, वही बोल रही थी। सेकंड पॉइंट लिखो, for a point situated on the axis perpendicular to the dipole. For a point situated on a axis perpendicular to the dipole. ये कितना हो जाएगा, कौन निकालेगा? थीटा हो जाएगा 90, साइन कितना हो जाएगा 0, साइन 90 और कॉस 90, सॉरी हाँ ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ई एक्स भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा शायद माइनस के पी अपन आर क्यूब, है ना। क्या ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा ना, cos 90 0 हो जाएगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा 0, तो स्टैंडर्ड में ही तो डाला है। वेक्टर लिख रही हूँ ना, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो उसमें निकाल लो। ओके देखो z कंपोनेंट है ना, तो z कंपोनेंट माइनस के पी अपन आर क्यूब आएगा, तो ई वेक्टर ये आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड क्या है ये आ जाएगा, इसका यहाँ से भी निकालोगे तो क्यों, तो माइनस की कैप तो डायरेक्शन है ना, माइनस आ रहा है उसका मतलब मैग्नीट्यूड में माइनस आता है क्या, ये बताओ मुझे। नहीं आता ना, यही आएगा इससे भी। जब इसमें cos 90 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 ये पूरा, और ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। क्या आयोटा कहाँ आ रहा है भाई, स्क्वायर हो रहा है इसका पहले, फिर अंडर रूट हो रहा है ना, ठीक है। आयोटा हाँ 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 क्या मैं ये कह रही हूँ, मैग्नीट्यूड ये बताओ, मैग्नीट्यूड का तुम नेगेटिव होता है क्या, नहीं, नेगेटिव क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो ये जो माइनस है ना इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यार क्या आएगा, क्यों z कंपोनेंट है, z ये x कंपोनेंट था ई एक्स, तो देखो ना कॉपी z पे, ये x पे था, हाँ हाँ perpendicular to the dipole नहीं, perpendicular सॉरी on the axis perpendicular to the axis of the dipole, इस पॉइंट पे, यहाँ पे कितने भी पॉइंट हो, एक्सिस ये जो डाइपोल की एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर एक्सिस पे, हाँ
हाँ ठीक है, तो क्या हाँ नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। एक्सिस पे निकाला था, हाँ एक तो एक्सिस पे निकाल लिया था, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ठीक है। परपेंडिकुलर आएगी, परपेंडिकुलर एक्सिस पे डायरेक्शन, सॉरी ये आएगी माइनस जेड कैप, माइनस के कैप। अब क्यों आएगी मैं बताऊं, देखो ई वेक्टर क्या निकाला था तुमने, ई वेक्टर तो तुमने खुद ने कैलकुलेट किया है ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें 3 कंपोनेंट आए थे, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, यानी कि ई एक्स सॉरी ई वाई 0 था, इसका मतलब ई एक्स में थी उसकी डायरेक्शन और ई जेड में थी। अब तुम ये गलत सोच रहे हो कि वो एक्स एक्सिस पे है तो उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, ये चीज तुम गलत सोच रहे हो, नहीं समझे, तुम इसी चीज से कंफ्यूज हो रहे हो, तुम सोच रहे हो कि एक्स एक्सिस पे तो डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस पे ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसा नहीं है, वो तो जो उसके कंपोनेंट हमने कैलकुलेट किए थे उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो डायरेक्शन आएगी वो लिखेंगे ना कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तुम एक्सिस से कंफ्यूज कर रहे हो डायरेक्शन को, समझ गए, समझ गए, गुड। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन ऐसा था, सच में तुमको एक बात बताऊं, ये कंफ्यूजन ऐसा था कि मतलब बहुत सिली टाइप का कंफ्यूजन था, एक्सिस पे पॉइंट है उसके लिए निकाल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन तो वही आएगी ना जो हमने कैलकुलेट किया है, तो अब तो समझ गए होगे ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमने क्या ई वेक्टर कैलकुलेट किया था जिसकी कंपोनेंट्स एक्स में और जेड में आ रहे थे, यही तो था, और फिर उसके बाद जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर तुम्हारा जब 0 के लिए निकाला था तब तो जेड डायरेक्शन में आ रहा था एक्सिस पे ही, और जब तुम्हारे 90 डिग्री एंगल के लिए निकाला यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर तो तुम्हारा माइनस के कैप यानी माइनस जेड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी बोलो। अच्छा गाना सब कुछ समझ में आता शुरू से लेके, और जहाँ ही क्वेश्चन करता है कि मैं ये बोल रहा हूँ क्या हुआ, नहीं समझ में क्या हुआ, चलो ठीक है, लिख लो इसको, हो गया तो इसके नीचे लिखो, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if the direction of electric field makes an angle, तोड़ दिया भाई, if the direction of electric field makes an angle alpha from the x-axis, angle alpha from x-axis, then tan alpha हो जाएगा तुम्हारा e z upon e x, then in the direction of electric field makes alpha from x-axis, then tan alpha equals to this, ठीक है, मतलब ई वेक्टर जो भी आएगा अगर वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है तो उसकी डायरेक्शन एक्स के रेफरेंस में कैसे निकालते हैं, देखा होगा तुमने 12th में y में कंपोनेंट अपॉन x में कंपोनेंट, यही तो करते हैं अल्फा निकालने के लिए। अब यहाँ पे y की जगह z एक्सिस था तो ez अपॉन ex, ठीक है, और ez था तुम्हारा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब देखो यहाँ पे वैसे k भी अपॉन r क्यूब भी आएगा लेकिन ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर आएगा 3 kp अपॉन आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे आएगा 3 kp अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा साइन थीटा। kp अपॉन आर क्यूब ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो tan अल्फा आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ से, एक्स एक्सिस से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, interaction of electric dipole with external uniform and non-uniform electric field of electric dipole with external uniform and non-uniform electric field। ये भी पढ़ा है 12th में। अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा, टॉर्क लगेगा, यही होता है। अब सब हेडिंग डालो एक, मतलब नंबर 1 करके, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्या नहीं, कौन किसका गाना, मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, रैप, आई डोंट लाइक रैप। मेरे को तो गाने गा मेरे घर वाले मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, वो परेशान रहते हैं। गाड़ी चलाने देना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, ये क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है ए बी, इधर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, ओ माइनस क्यू, और बी पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो इधर लग रहा है प्लस क्यू ई, इधर लग रहा है माइनस क्यू ई, और इन ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डी है, और ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो बी सी हो जाएगा तुम्हारा डी साइन थीटा। थोड़ा होगा 12th में ये। अच्छा मैं क्या पूछ रही थी कि जो कोचिंग होती है जेई वगैरह की, मैंने सुना है कि यहाँ पे बच्चे जिनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं
वो थोड़ा रट रट के ज्यादा आते हैं, मतलब वो क्वेश्चंस कराते इतना है कि वो बच्चों को रट जाते हैं कोचिंग वाले। वहाँ पे टीचर को कॉन्सेप्ट से पता होता है कि इसलिए वो टीचर बोलता है कि ये फॉर्मूला ऐसे क्या इसमें ना मतलब यही होता है ना कोचिंग में। तुमने किया कोचिंग? कोचिंग किया जेई की? मैंने किसी ने नहीं की? मैंने इनके पास मुझे तो एक लड़का बता रहा था वो सीकर वाली कोचिंग में पढ़ा था, सीएलसी करके। फिजिक्स वाला नहीं। ठीक है, इसमें लिखो आगे। चलो ठीक है, आगे लिखो। मैं तो पूछ रही थी कि तो कुछ थोड़ा कुछ रटने वटने वाला सिस्टम होता है। यहाँ नहीं बोल रही मैं, यहाँ नहीं बोल रही मैं तो बस बाहर की बोल रही थी। चलो इसमें लिखो आगे। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, लेट एन इलेक्ट्रिक, यस दोनों सीजन्स। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी of length small d, of length small d, be placed in a uniform electric field। ये बुक खोल के मत बैठा करो तुम, मना किया था ना मैंने, बुक बंद करके रख दो। तुम भी नहीं, बुक बंद करो। ऑफ लेंथ बता तो दिए, स्मॉल डी, स्मॉल डी be placed in uniform electric field E vector, in uniform electric field E vector। मैंने देखा है बच्चे बुक लेके आएंगे उसके बाद कॉपी में नहीं लिखेंगे, बस हाँ हाँ ये सब है, नोट्स रह जाते हैं उनके इनकम्प्लीट। मैंने देखा है बच्चों को। बहुत अच्छी बात है, बुक मत खोलना बस कल से। Charge small q is placed at A, charge small q is placed at A and charge small q, sorry, charge minus small q is placed at A and charge plus q is placed at B। And the axis of the dipole and, हाँ मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू ए पे है और प्लस क्यू बी पे है। द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, द एक्सिस ऑफ द डाइपोल makes an angle theta, makes an angle theta with electric field E vector, makes an angle theta with electric field E vector। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, a force plus q e vector, a force plus q e vector, plus q e vector acts on charge plus q e vector acts on charge plus q, act on charge plus q placed at B, placed at B in the direction of field, in the direction of field, and force in the direction of field, and force minus q e vector acts on, and force minus q e vector acts on charge minus q, acts on charge minus q at point A in a direction A, at point A, in a direction opposite of E vector,
in a direction opposite of E vector. ठीक है, तो नेट फोर्स कितना वर्क करेगा डाइपोल पे? 0 है ना। तो therefore resultant force acting on the dipole, therefore resultant force acting on the dipole F vector equals to QE vector. Acting on the dipole is dipole. हाँ हाँ, resultant force on resultant force acting on dipole is F vector which is equal to QE vector. अभी 0 कैसे आया समझ में आया? इधर फोर्स लग रहा है QE, इधर लग रहा है QE, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, यानी टोटल फोर्स 0। टोटल फोर्स 0 मतलब डाइपोल जहां है वहीं रहेगा, ऐसा नहीं खिसक के इधर या उधर चला जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसका कुछ, लेकिन इस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? बिटवीन डी साइन थीटा। नहीं, जो भी दो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं ना, जो भी दो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, उन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन होती है। जैसे कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, नीचे लिखो therefore there will be no linear displacement, therefore there will be no linear displacement। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से यहां खिसक के या यहां से यहां खिसक के नहीं जाएगा। there will be no linear displacement of electric dipole, of dipole, electric dipole। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, for this dipole, for this dipole, for this dipole equal and opposite forces, equal and opposite forces act on its poles, act on its poles A and B। देखो इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं पोल ए एंड बी पे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, and as a result of it a couple act on it, a couple act on it। कपल फोर्सेस सुने? ठीक है, कपल एक्ट कर रहा है, कपल यानी राइट। कौन बोला था सबसे पहले? अच्छा नहीं नहीं सही कह रहे, ठीक है। As a result of it, couple act on it which tends to bring the dipole, which tends to bring the dipole, which tends to bring the dipole parallel to the electric field, which tends to bring the dipole parallel to the electric field। यानी कैसे करने की कोशिश करेगा डाइपोल को? डाइपोल ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे रखा हुआ है ना थीटा एंगल में, फिर इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 0 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देगा उसको। ठीक है, अब देखो जो टॉर्क होता है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, therefore torque acting on
the electric dipole, टॉ इक्वल्स टू क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between lines of action, between line of action of forces. लाइन ऑफ एक्शन क्या है फोर्स की, जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये जो एक्सिस होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो हो जाएगी उसकी लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे नीचे वाले की लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी ये, और इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जो कपल फोर्सेस होते हैं ना वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं आपस में, ठीक है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा दोनों का, तो किसी भी एक का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्यू ई, है कि नहीं, क्यू ई तो फोर्स लग रहा है, इधर भी क्यू ई लग रहा है, उधर भी क्यू ई लग रहा है, बस इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और मल्टीप्लाई बाय इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, देखो ये ट्राइंगल है तो यहीं से पता तो होगी साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, देखो ये 90 होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये है तुम्हारा BC अपॉन D हो जाएगा, तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा तुम्हारा, QE D साइन थीटा, क्या हो गया, अब देखो क्यू डी वेक्टर देखो Q इंटू डी क्या होता है, P होता है, P क्या था, नाम बताना एक बार, P क्या था, सब शांत हो जाओ, Q इंटू डी और P क्या था, राजीव तुम बताना, Q इंटू डी को P लिखा था ना, P क्या था, बताओ, मतलब कल से पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता क्या हुआ? ये क्या था, डाइपोल मोमेंट क्या था, एक बार पूछ लेते हैं भैया, डाइपोल मोमेंट क्या था, डी वेक्टर क्या था, क्यू क्या था, बताना एक बार, डाइपोल क्या था, डाइपोल क्या था, डाइपोल क्या था, किसी को याद है, हाँ दो चार्ज होते हैं, हाँ कितने कितने के होते हैं चार्ज, हाँ हो गए, अच्छा ठीक है, फिर ये कैसे आया ये बताओ, ठीक है, और एक चार्ज प्लस क्यू होता है, एक चार्ज माइनस क्यू होता है, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, मतलब P पढ़ रहे हो Q इंटू डी, लेकिन P क्या है ये नहीं पता है तुमको, शर्म नहीं आनी चाहिए, बताओ, हाँ डाइपोल नहीं है, डाइपोल मोमेंट है, हाँ भाई मतलब कहाँ किसके पल्ले पड़ गई मैं, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब एग्जैक्ट, हाँ राइट, अब देखो ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है,
A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे था मोड ऑफ P वेक्टर, मोड ऑफ E वेक्टर साइन थीटा, तो जिसे हमने लिख दिया P क्रॉस E। ठीक है, डायरेक्शन और देख लेंगे इसकी कैसे आएगी। डायरेक्शन आएगी टॉ वेक्टर की, यस। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन में इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन दोनों क्यों आ सकती हैं? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो एक ही आएगी ना, क्या? अभी पर्टिकुलर सिचुएशन में इधर आएगी, आउटसाइड आएगी। नहीं, इनसाइड आ रही है। तो P वेक्टर तो ये होगा माइनस से प्लस, P वेक्टर ये है, तो P क्रॉस E इनसाइड द प्लेन। ठीक है, हाँ तो नहीं पूछ रही थी मैं तुमसे, यहाँ तक लिख लो भाई, गजब बच्चे हो तुम। हो गया। P साइन थीटा क्या आ गया? तो क्या होता है? तो क्या क्वांटिटी है? टॉर्क। थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड देखो, टॉर्क को ही टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो नीचे लिखो, रोटेशन में, हाँ रोटेशन में टॉर्क ही बोलते हैं उसको, रोटेशन में फोर्सेस नहीं बोलते, टॉर्क ही बोलते हैं। हाँ मतलब रोटेशन की तो फोर्स होती है, रोटेशन की फोर्स नहीं, टॉर्क नहीं पता क्या होता है? पता है ऑसिलेशन में। तो मुझे बताओ टॉर्क क्या होता है, कौन बताएगा? सर आप फोन चला रहे हो क्या? सर आप फोन चला रहे हो क्या? सर आप फोन चला रहे हो क्या? क्यों क्यों? टॉर्क कौन बताएगा? अच्छे से बताएगा, अच्छे से बताएगा। ये सर ने दिया होगा हमारे। चलो ठीक है ठीक है, इसके नीचे लिखो दिस टॉर्क टेंड टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस टॉर्क। अच्छा, अब ये इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इस डाइपोल को? जो टॉर्क जब घुमाएगा इसको तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या हाँ? और कोई कैसे घूमेगा नहीं पता, क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो फोर्स इसमें इधर लग रहा है, इसमें इधर क्या? फोर्स इसमें इधर लग रहा है तो भाई ये इधर ही की तरफ लगेगा ना, टॉर्क भी इस पे है। चलो लिखो दिस टॉर्क टेंड टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस रोटेशन में और उसके डायरेक्शन में क्या मतलब रिलेशन होता है पता है किसी को? जैसे कि तुमने ये पढ़ा होगा कि देखो जो अर्थ है उसका ओमेगा ऐसे पढ़ा होगा तुमने, तो वो ऐसे रोटेट करती है, लेकिन इसकी ओमेगा की डायरेक्शन किस साइड होती है? नहीं पता? अरे कोई बात नहीं, सुनो देखो अगर रोटेशन ऐसे फिंगर्स यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है, ठीक है, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो कहाँ होगी? परपेंडिकुलर।
अब देखो इसका टॉर्क किधर आया है, इनसाइड द प्लेन आया है, इसका मतलब रोटेशन कैसे होगा, ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, बता रही हूँ, याद रखना। ठीक है, अगर जिस मतलब जैसे भी रोटेशन होता है, उस रोटेशन में अगर अपने फिंगर्स को कर्ल करो तो वो जो थंब बताता है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। ठीक है, चलो इसमें लिखो, दिस टॉर्क टेंड टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लॉकवाइज relative to the normal axis, clockwise relative to the normal axis passing through the center O. यहाँ पे O पॉइंट होगा, O। This direction is obtained by vector product of P vector and E vector. अब ये बताओ मैक्सिमम टॉर्क किस पोजीशन में लगेगा और मिनिमम टॉर्क किस पोजीशन में लगेगा। और किसी को समझ में आता है कि सिर्फ इसको, तो चलो पहले से आता ही है। देखो टॉर्क क्या निकाला था हमने, पीई साइन थीटा आया था। अब ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 होगा, ऑफ कोर्स, है ना। तो टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पीई। ठीक है, और सेकंड पॉइंट देखो, टॉर्क इज मिनिमम कब होगा, व्हेन जीरो डिग्री। टॉर्क मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आ तो सकता है, यस आ जाएगा। हाँ यू राइट, उसे भी लिख सकते हैं। I mean, इस सिचुएशन में तो यही वाला होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो यही वाला होगा। अच्छा, जैसे वर्क डन, अगर कोई फोर्स है, अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा के उसमें डिस्प्लेसमेंट dx आ जाता है, तो वर्क डन कितना हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जब टॉर्क लगाते हैं तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, थीटा डिस्प्लेसमेंट, है ना, यस, आर्क नहीं थीटा। जब डिस्प्लेसमेंट उसमें लिखते हैं ना हम लोग रोटेशनल वाले में, तो उसको जो तुम्हारा एंगल वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम्हारा उसमें वर्क डन तो हो जाता है तुम्हारा एफ dx। ठीक है, और तुम्हारा वर्क डन जब उसमें निकालेंगे हम लोग रोटेशनल वाले में, तो टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी थीटा, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, हाँ क्या कुछ रह गया है क्या। ठीक है, तो एक कल हम लोग वर्क डन निकालेंगे इन रोटेटिंग ए डाइपोल। ठीक है, रोटेटिंग ए डाइपोल तुम लोग कल निकाल के लेके आना ट्राई करके। ठीक है, देखो वर्क डन निकालना है तुमको,
वर्क डन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेट कर देंगे टॉ डी थीटा को, ऐसे निकलेगा, निकाल के देखना, ठीक है? वेरी गुड। वर्क ठीक है, नोट करो, दोज कंपाउंड्स which have two stereogenic center and at least one different या फिर at least one different atom is present on both carbon atom is called chiral molecule with two different stereogenic center. These molecules show distereoisomerism. आइसोमेरिज्म, जैसे कि कोई कंपाउंड लिखा हमने, ये लिख लिया। तो ये जो कंपाउंड है इसमें दोनों, इसमें ये देखो मीजो कंपाउंड नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ सीटा प्लस लगा होता तो ये मीजो होता ना, लेकिन ये मीजो नहीं है। अब इसमें देखो दोनों दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं जिनकी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से अटैच है या नहीं, लेकिन कम से कम एक, जैसे ये और ये, एक ग्रुप ऐसा है जो दोनों में ही डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, डाइस्टीरियोमेरिज्म रिप्रेजेंट करने वाला एक कंपाउंड बन गया है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पहले इसको समझ ही लेते हैं। मैंने इसका मिरर इमेज बनाया, ये इसका मिरर इमेज हो गया। अगर हम इसे डी बोलेंगे तो ये एल हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, कायरल भी है, कायरल कार्बन है या नहीं है, इट मींस दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब हम एक और बनाते हैं ग्रुप कंपाउंड, मैंने बनाया अगर मैं इसके बारे में पूछूं ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, यस और नो, बस कैसे पता लगाना है। अगर कायरलिटी है इट मींस वो ऑप्टिकल एक्टिव है, कायरलिटी है इसमें, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनाओ, ये बी आर इधर आ गया, ये इसका मिरर इमेज। अगर कोई डी है तो दूसरा एल होगा, यही होता है। ओके देखो, इट मींस अगर मैं ये बात करूं तो ये दोनों तो क्या है, मिरर इमेजेस, ये बोथ भी क्या है, मिरर इमेजेस है या नहीं। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
तो फर्स्ट सेकंड मिरर इमेज है, थर्ड फोर्थ मिरर इमेज है, और दोनों ही क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं चारों ही, ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूं तो ये आपस में क्या है, अगर मैं फर्स्ट के साथ फोर को देखूं तो वो भी डाइस्टीरियोमर है, मैं सिर्फ इन दोनों को ही बता रही हूँ। ये आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। अब देखो क्या कि चारों ऑप्टिकल एक्टिव हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, लेकिन अगर मैं किन्हीं दो में कंपैरिजन करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये आपस में मिरर इमेज नहीं है, बट दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो आपस में ये क्या है, ये इसका डाइस्टीरियोमर है और इसका ये डाइस्टीरियोमर है। बस ये देखना है मिरर इमेज नहीं हो बट ऑप्टिकल एक्टिव हो, तो वो कोई भी आपस में क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। समझ में आ गई बात, यही होता है डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। समझ में आ गया, तो कौन कौन है तो हम देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड, ये आपस में डाइस्टीरियोमर है, फर्स्ट फोर का भी डाइस्टीरियोमर हो सकता है, सेकंड थर्ड का भी है, और सेकंड फोर का भी। तो ये आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर्स हैं, क्योंकि ये मिरर इमेजेस नहीं है आपस में, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड नहीं होगा, डाइस्टीरियोमर नहीं होगा, आप ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मिरर इमेजेस होंगी, बट डाइस्टीरियोमर नहीं होगा। डाइस्टीरियोमर की प्रॉपर्टी ही ये है, ऑप्टिकल एक्टिव हो पर मिरर इमेज ना हो। ऑप्टिकल एक्टिव है पर मिरर इमेजेस तो है ना, मिरर इमेजेस है आपस में, नहीं होना चाहिए। पहचानने का तरीका ये है, आपस में मिरर इमेजेस ना हो, ठीक है ना। अगर मैं इसको और इसको देखूं, क्या ये आपस में मिरर इमेजेस है, देखो नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिव है, इसीलिए डायस्टीरियोमर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी नहीं, पहले मैं कुछ कंटिन्यू करो C9 को, लास्ट सेंटेंस बताना, ओके। पैराग्राफ चेंज, those isomers which are optically active, which are optically active or optical isomers but not mirror images, but not mirror images, mirror images are called diastereomers, diastereomers, and the phenomenon is called, and the phenomenon is called distereoisomerism, distereoisomerism। अब नोट कर लो, ये अभी नोट मत करना, मैं जब सेंटेंस लिखाऊंगी तब वो लास्ट से फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर ये लिखा है ना, सिर्फ ये डायग्राम कंप्लीट नोट कर लो, और ये भी नंबरिंग कर देना इस पे 1 2 3 4
नोट कर लिया सभी ने? ओके, नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड कॉमा फोर्थ are those pairs which are optical isomers with each other and mirror images also thus the mixture of both images किसका मिक्सचर, फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड और फोर्थ का मिक्सचर क्या होगा, क्या बोलेंगे उस मिक्सचर को, रेसिमिक मिक्सचर। देखो mixture of both images is called racemic mixture, which is बताओ क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होगा, देखो which is optical inactive, नेक्स्ट लाइन से लिखो while और while में while क्या ये लिख दो, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर सेकंड थर्ड सेकंड फोर, ये जो चारों पेयर्स हैं वो कैसे हैं, ऑप्टिकल एक्टिव तो हैं बट मिरर इमेजेस नहीं है ना। देखो these pairs are optical isomers but not mirror images, comma is called diastereomers, Thus, the mixture of these pairs are optical. अब ये बताओ ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव, बताओ। देखो इनएक्टिव वाली कंडीशन ये थी जब हम बिल्कुल लिखते थे सेम बट अपोजिट डायरेक्शन, बट इसमें क्या है, अगर मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया है तो फर्स्ट और थर्ड को लेने में ये कंफर्म नहीं है जो हमने डायस्टीरियोमर्स लिए हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है, उनका अमाउंट क्या है, समझे। अगर हम इनका मिक्सचर लें तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर रेसिमिक मिक्सचर को देखें तो वो टोटली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। लिखो ऑप्टिकल एक्टिव, विच आर ऑप्टिकल एक्टिव, paragraph change, it is clear that physical and chemical properties are same for mirror images
for mirror images but in opposite direction, but in opposite direction, but in opposite direction, whereas physical and chemical properties are different for diastereomers, which have different optical properties also, heading लिखो erythropears, एरिथ्रो फर्स्ट टाइम सुना है? हाँ कुछ सेम से मैं अलग से है, जैसे सिस और ट्रांस होता है ना, कुछ वही काम है इसमें, सिस और ट्रांस। नोट लिख लिया? इसमें क्या होता है, देखो सुनो भाई सुनो, सिस और ट्रांस में मोस्टली क्या होता है, समान जो समान ग्रुप्स होते हैं वो एक साइड अटैच होते हैं, ये तो होता है। और ट्रांस में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कुछ ऐसा ही इसमें होता है, एरिथ्रो और थ्रियो। एक है एरिथ्रो, दूसरा है थ्रियो। एरिथ्रो में क्या होता है, एरिथ्रो में जो सेम ग्रुप्स होते हैं वो एक साइड में होते हैं, बट इसमें ऐसा हो जाता है कि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके लिए एक टर्म लेते हैं एरिथ्रो और थ्रियो। ठीक है, वो किस में आता है, ट्रांसोसेंस। हाँ सही बोल रहे हो। नहीं, अभी मैंने शायद कुछ और सुन लिया। क्या बोला मैंने? दो तरह की आइसोमर्स बताए, आइसोमेरिस बताई है। किसमें कितने टाइप की है? ऑप्टिकल, सॉरी ऑप्टिकल नहीं, क्या नाम है, स्टीरियो आइसोमेरिस कितनी टाइप की है? 2। कौन कौन सी? कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। फिर मैंने उसको 2 टाइप से बांटा है, कौन कौन सा? तो ज्योमेट्रिकल में आता है, ऑप्टिकल में आता है एरिथ्रोथियो, ज्योमेट्रिकल में आता है सिस और ट्रांस। अभी आएगा चैप्टर आगे, बातें नहीं सुना मैंने, तेज बोलो, सुना ही नहीं। सिस और ट्रांस तो मैं इसको थोड़ा सिमिलरिटी के साथ बता रही हूँ। जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं ना, तो अगर वहां पे सेम ग्रुप्स एक साइड होते हैं तो वहां एरिथ्रो लेते हैं, और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड होते हैं उन्हें थ्रियो लेते हैं। लेकिन जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं उसमें सेम एक साइड होते हैं तो सिस लेते हैं, और अपोजिट में होते हैं तो ट्रांस लेते हैं। बस मैं इसको सिमिलरिटी के साथ बता रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हम आइसोमर्स में कहाँ पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। अभी हमने शायद इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने कराया तो था, लिखा है तो था। मैं थोड़ा सिमिलरिटी की वजह से कह रही थी। तो एरिथ्रो क्या होता है, एरिथ्रो में जो सेम ग्रुप्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। और एक आएगा टर्म थ्रियो, थ्रियो में सेम ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नोट करो। द पेयर ऑफ mirror images, which has same group
same group attached with carbon atom, same group attached with carbon atom in same direction, in same direction, in same direction is called erythropeers, is called erythropeers. For example, 3 chloro 2 butanol, 3 chloro 2 butanol. आप प्रॉपर हाइफन वगैरह लगाते हो ना अच्छे से, कॉमा हाइफन जहां भी यूज हो उसे प्रॉपर लगाया करो. 3 chloro 2 butanol. ब्यूटेनॉल, इसका नाम बनाओ, पता लग जाएगा. नेमिंग करो इसकी. ये क्या होगा? थ्रियोपेयर. अगर मैं इसका सॉरी एरिथ्रो, अगर थ्रियो बनाना हो तो कैसे बनेगा? अपोजिट कर दो दोनों को, Cl को इधर ला दो. अब बात ही क्यों कर रहे हो? तो ये एरिथ्रोपेयर है और ये थ्रियोपेयर. ठीक है, हेडिंग लिखो थ्रियोपेयर. थ्रियोपेयर सिर्फ सॉरी ये वाला नोट करना, इसे मत नोट करना, फर्स्ट वाला नोट करना. थ्रियोपेयर. नहीं बेटा, वो अभी ऑल वाला, ऑल के ऑन जो भी चल रहा था हो गया. हाँ हटो. अच्छा अच्छा. The pair of mirror images, the pair of mirror images which has same groups, which has same groups attached with carbon atom, attached with carbon atom, attached with carbon atom in opposite direction, in opposite direction is called threopair, is called threopair. नीचे वाला.
नोट कर लिया? ठीक है, अब कुछ नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नया टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिरर इमेजेस। पहले हेडिंग लिखो फिर डिस्कस करें। सेपरेशन ऑफ मिरर इमेजेस। सेपरेशन ऑफ मिरर इमेजेस। अब इसमें इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? हमने जो भी डी फॉर्म एल फॉर्म के बारे में पढ़ा था वो मिक्सचर में एक साथ हैं। अगर रेसिमिक मिक्सचर है तो हमें जरूरत है उन्हें अलग करने की भी। अगर हम उसे अलग करना चाहते हैं, इट मींस डी फॉर्म और एल फॉर्म को हमें अलग करना है, तो उसकी सेपरेशन के कुछ मेथड्स हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड। उसमें क्या करते हैं, ये सबसे पुराना मेथड है, थोड़ा बोरिंग है, इसीलिए आजकल इसे यूज नहीं करते हैं। जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं, और टाइम टेकन है, ज्यादा टाइम लेता है। कैसे? इसमें हम क्या करते हैं, इसे मैकेनिकल, इट मींस इसमें हम एक कोई भी क्या कहते हैं, चिमटी लेते हैं, उसकी सहायता से, टीजर्स की सहायता से उसे चुन चुनकर अलग कर लेते हैं। कैसे चुनना पड़ता है उसमें? जैसे क्या गेहूं करते हैं ना, साफ करते हैं, ऐसे चुनते हैं। हाँ, साफ करते हैं ना, ऐसे साफ करना पड़ता है। तो इसमें है ना बॉटल, अब एक मिनट सुनो तो सही, ये किस फैक्ट पर बेस्ड है? ये फैक्ट ये है कि ये माना जाता है कि जो डी और एल फॉर्म होते हैं ना, उनका साइज कुछ डिफरेंट हो जाता है आपस में। कैसा हो जाता है? डिफरेंट साइज, वो भी बहुत ना के बराबर, थोड़ा डिफरेंट साइज होता है। तो पहले जब कुछ भी नहीं था, अब तो अपडेट होते जा रहे हैं। तो पहले क्या करते थे, दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करते थे, चुन चुन कर अलग करते, उन्हें क्या बोलते हैं, गेहूं की तरह साफ करते थे। ठीक है ना? देखो पहले लिखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, the process of separation of D and L form, of D and N form from the racemic mixture, एक फॉर्म है, एक फ्रॉम है, फ्रॉम द racemic mixture is as follow, is as follow. आज सही जगह पे बैठा है, आज दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही हो रहा है। लिखो लिखो, मूड सेट है इसका। लिखो, फर्स्ट मेथड हेडिंग लिखो। तो बाय मैकेनिकल सेपरेशन, बाय मैकेनिकल सेपरेशन। हमारे यहाँ तो सेट होने का मतलब ऐसा बोलते हैं कुछ और। बाय मैकेनिकल सेपरेशन, तो ये पढ़ना है पर एग्जाम में आता नहीं है। ये जो सेपरेशन मेथड है एग्जाम में अब तक तो आया नहीं है, पर पढ़ लो। लिखो, सारी चीजें एग्जाम के लिए थोड़ा ना पढ़ते हैं। आगे नहीं नहीं, सारी चीजें नहीं, ऐसा नहीं। लिखो, इन दिस मेथड, in this method with the help of with the help of a microscope, comma
tweezers, tweezers, TWEEZERS. What is tweezers? क्या होता है? हाँ, लिखो tweezers. हाँ, उसने तभी अंदाजा लगाया. तो स्पैचुला और चिमटी का यूज अलग अलग है. नहीं, आप tweezers भी बोल सकते हैं. लिखो, एक के काफी सारे नाम होते हैं. लिखो लिखो, पर स्पैचुला नहीं बोलते हैं, वो चम्मच का काम करता है. लिखो. नहीं सुना, एक मिनट, क्या कह रहे हो? अरे पर लैब में कभी चम्मच नहीं बोलते हैं. अगर लैब में बोल दिया ना चम्मच तो है ना स्पैचुला ही बोलते हैं. मतलब हाँ, जो भी है वो सिर्फ मैं कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही थी. जैसे चिम, अच्छा ये कॉमन लैंग्वेज बोला है इसने, स्पैचुला कॉमन लैंग्वेज बोला है, बताओ तो. अब तुमने इट्स ओके, इट्स ओके, कंटिन्यू. क्या लिख रहे थे हम? tweezers are used to selectivity, separation, sorry, selectivity, separate the crystal of the क्या लिखा है? imaging forms. The image, एक मिनट को, ये कुछ करेक्शन करना, कुछ गलत लिख गया. selectivity separate, लिखो लिखो, ठीक है. एक मिनट, लास्ट. अरे शांत, इतना बात ही क्यों करते हो? तुम पता है इतने से हो, इतनी बातें करते हो. क्या लिखा है? separate the crystal of the image compound. This method is based, कहाँ से बोलना है मुझे ये तो बताओ तुम. आज तुम इसको भी नहीं लिखने दोगे. अब तुम इससे बात, अब स्पैचुला पे, अब तुम स्पैचुला पे अटक गए. अच्छा, और किसी चीज पे तो मुझे बता दो तो कहाँ पे हो, पीछे मत रहो. कहाँ हो? सही हो? कंपाउंड से आगे बोल रही हूँ. This method is based okay. Method is based on the fact that the crystal of compounds of image forms are not of the same shape, This method was first used for the separation of sodium potassium tartrate. सबसे पहले किसके लिए यूज किया था इस मेथड को? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के लिए. और वो साइंटिस्ट था पास्चर.
किसने यूज किया था? पास्चर ने। तो उसे कंटिन्यू, हाँ क्या लिखा है? टार्ट्रेट। सेपरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बाय अ साइंटिस्ट। स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, पर एक मिनट रुको, मैं लिखती हूँ। जो टार्ट्रिक एसिड है उसको रिमूविंग, नहीं मैं लिख दूंगी, इट्स ओके। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे मन करे तुम वैसे रहो, क्योंकि कॉलेज है। क्या लिख रहे थे? पहले सेंटेंस तो पूरा होने दो। देखो, बाय अ साइंटिस्ट, बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड पास्चर, कुछ शायद सेंटेंस सही नहीं है, नेम्ड पास्चर, but nowadays this method is not used, because this method is more time consuming. This method is more time consuming and boring. हाँ बोरिंग लिखना है। केमिस्ट्री बोरिंग जरूरत नहीं है, पर देख लो टार्ट्रिक एसिड क्या होता है? ये टार्ट्रिक एसिड क्या है? ठीक है, वैसे जरूरत नहीं थी, पर तुम्हें पूछा तो लिख लो, जरूरत नहीं मत लिखो। कैसे? कोई पता नहीं भाई, देखो अब शायद जो मेन कनेक्शन है वो यहीं से होगा ना, तो हो सकता है यहीं से किया। चलो आगे लिखो। सेकंड, बायोकेमिस्ट्री मेथड, बायोकेमिस्ट्री मेथड अब ये किस पर बेस्ड है? सुन लो, बायोकेमिस्ट्री मेथड किस पे बेस्ड है कि सुनो ये मेथड इस फैक्ट पर बेस्ड है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या करते हैं? किसी एक रूप को खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। हमने जैसे डी और एल का मिक्सचर, इट मींस रेसिमिक मिक्सचर लिया और इसमें कोई स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला, जो कि साइंटिस्ट को पता है कि धीमे धीमे अपडेट ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट ये जिन्होंने इन पर एक्सपेरिमेंट किया था उनको पता है कि ये किस फॉर्म को खा सकता है, किस फॉर्म को नहीं खा सकता है। तो क्या किया, उस मिक्सचर में किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया और क्या देखा, वो किसी एक फॉर्म को खा गया। हो सकता है वो डी या फिर हो सकता है एल, जिसको खा गया वो खत्म, जो बची वो बच गई। तो इस तरह से फॉर्म को अलग कर लिया, ठीक है। लेकिन ये विधि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये विधि, ये मेथड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए तो दोनों फॉर्म, बट एक तो खत्म ही हो गई। मतलब ये है, हम इस मेथड से दोनों फॉर्म को एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। हमें किसी एक फॉर्म को ही, मतलब लेंगे हम डबल, मिलेगा आधा, ऐसा ही तो होगा। डी और फॉर्म हम डबल लें, उसमें से आधा ही तो मिलेगा। तो इट मींस ये एक्सपेंसिव है, खर्चीली है, वेस्ट करती है। देखो, दिस मेथड इज बेस्ड, this method is based on the fact, आज गला काम नहीं कर रहा,
This method is based on the fact that microorganisms such as yeast, fungi, bacteria, etc. eat and destroy one form of the mixture, while the other form remains unaffected. For example, when a fungus called Penicillium glaucum, क्या नाम है उसका? Penicillium glaucum is added to the racemic mixture, of ammonium tartrate it eats the deform तो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें रेसिमिक मिक्सचर किसका था? अमोनियम टार्ट्रेट का। उसमें क्या डाला था? एक फंगस को डाला था, क्या नाम था? पेनिसिलियम ग्लोकम। तो उसने क्या किया था? डी फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था और सिखा गया। तो बचा कौन? एल फॉर्म। देखो लास्ट क्या था? अच्छा, इट्स डी फॉर्म एंड destroys it and L form remains in the solution, okay। हेडिंग लिखो। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स ऑफ, अरे हेडिंग तो लिख लो। आई नो हेड टाइम हो गया। तुम्हारी जो ये मैम है ना, बड़ी मैम, वो बोलती है इनको एंड तक पढ़ाया था, इसलिए मैं एंड तक पढ़ाया था। अगर चश्मा नहीं होता तो आता? चश्मा नहीं होता तो वो ऐसे ही बोलती है वो। तुम हेडिंग लिखो। ड्रॉबैक्स, हाँ वही, ड्रॉबैक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री मेथड। अब इस मेथड की कमी लिखेंगे, वो कल नेक्स्ट क्लास में। पता नहीं छुट्टी कब होगी तुम्हारी।